गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के बारे में उन चर्चाओं के बारे में हमने कल पढ़ा जो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य को आगे प्रदान की होंगी। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा उनकी शिक्षाओं के बारे में, कितनी शिक्षाएं दी थी, उन शिक्षाओं के बारे में चर्चा करी। हमने आपको बताया शिक्षाएं उन्होंने जो 4 प्रकार के सत्य बताए उन्हें हमने शिक्षा बोला, जिसमें 2 आशावादी और 2 निराशावादी शिक्षाओं के बारे में हमने चर्चा की। आशावादी और निराशावादी शिक्षाएं हमें ये बताती हैं कि महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग की ओर चलते होंगे। इसके साथ महात्मा बुद्ध ने मनुष्य के जीवन के बारे में बताया, उसमें जीवन के मार्गों में कितने उन्होंने मार्ग बताए होंगे, इस बात पर हमने चर्चा की। जैसा कि हमने आपको बताया महात्मा बुद्ध ने 8 तरीके के अष्टांगिक मार्गों के बारे में चर्चा की है। इसके साथ साथ मनुष्य के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, अपना जीवन जीने के लिए उसे किस प्रकार कार्य करना चाहिए। जैसा कि सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने चर्चा की है कि एक छात्र को जो है कितने सिद्धांतों के साथ गुजरना होगा। उन चारों की संख्या हमने आपको कल 4 बता दी थी। उसके साथ साथ अगर उन चारों में एक सिद्धांत और जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक मनुष्य को जो बौद्ध धर्म को मानता है या नहीं मानता है, उस बात की चर्चा हमने 5 सिद्धांतों में की। इसके बाद अन्य 5 सिद्धांत और बताए उन्होंने। वो 5 सिद्धांत इस प्रकार बताए जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर महात्मा बुद्ध के अनुयायी बनता है, बौद्ध भिक्षु बनता है, तो उसे उन 5 पर भी अमल करना होगा। इस प्रकार पंचशील और दशशील सिद्धांतों का निर्माण हुआ। इसके बाद आज जो चर्चा करेंगे एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, महात्मा बुद्ध के जीवन के समय में जो जो घटनाएं घटी होगी और उन घटनाओं को किन प्रतीक चिन्हों के साथ में गिना गया होगा। आज चर्चा करेंगे घटना और प्रतीक के बारे में। मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से बनने वाली घटनाएं और उनके प्रतीक के बारे में एक तरफ से लिखा हुआ चलता हूं। अगर बात की जाए सबसे पहले घटना की, अगर हम बात करें तो हमने बताया आपको घटना लेंगे हम, उसके साथ साथ आपको प्रतीक लेंगे। तो सबसे पहले घटना का जिक्र करते हैं हम गर्भ से। गर्भ से जिक्र करेंगे, सबसे पहले महात्मा बुद्ध के गर्भ की बात करेंगे, उसके बाद हम उसके बाद बात करेंगे उनके जन्म की बात करेंगे। तो अगर गर्भ की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध के गर्भ को किस प्रकार दर्शाया गया है, क्या उसका प्रतीक चिन्ह रहा है। तो आप बताएंगे गर्भ को जो दर्शाया गया है वो हाथी के चिन्ह से दर्शाया गया है। कहीं अगर महात्मा बुद्ध की कहानी आप पढ़ रहे हो या महात्मा बुद्ध के बारे में कहीं लिखा हुआ हो और वहां पर केवल एक हाथी का प्रतीक बना हुआ हो, एक चिन्ह बना हुआ हो, तो आप समझ जाना यहाँ जो चर्चा की जा रही है महात्मा बुद्ध के गर्भ में होने की बात की जा रही है। इसके बाद गर्भ के बाद आगे की ओर बढ़े तो जन्म का समय आया होगा और जन्म के समय को बहुत पूछा जाता है, तो आप बता देंगे जन्म के समय को कमल से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर कहीं कमल बना हुआ नजर आ जाए तो हम कह देंगे तुरंत कि कमल का मतलब महात्मा बुद्ध के जन्म की बात की जा रही है। जन्म हो गया, धीरे धीरे बड़े हुए होंगे, बड़े होने की घटना को यौवन बोला जाता है। तो यौवन की घटना पूछी जाती है तो आप बता देंगे अगर बैल कहीं बना हुआ है, सांड कहीं बना हुआ है, या बैल को ही एक बात और बोलते हैं जिसे बोलते हैं हम वृषभ, अगर वृषभ कहीं लिखा हुआ है या बना हुआ है तो आप तुरंत समझ जाएंगे महात्मा बुद्ध के उस समय की बात हो रही है जब महात्मा बुद्ध यौवन में आ गए होंगे। इसके बाद जब जवान हो गए होंगे तो एक घटना बहुत पूछी जाती है इनकी, जो हम पीछे आपको खूब पढ़ा चुके हैं, गृह त्याग के बारे में। तो अगर गृह त्याग के बारे में बात हो तो आप तुरंत बता देंगे जब इन्होंने घर छोड़ा होगा। तो गृह त्याग में हमने पढ़ा है उनके घोड़े के बारे में, तो घोड़ा अगर कहीं बना हुआ है तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को दर्शाया गया है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो जब इनका जीवन और आगे बढ़ने लगा होगा तो उसकी बाद घटना हमने को देखने को मिली ज्ञान प्राप्ति की घटना। तो ज्ञान प्राप्ति अगर आपसे पूछ ले तो ज्ञान प्राप्ति की घटना मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहानी के जरिए से किस तरीके से ज्ञान प्राप्ति हुई होगी ये बात आपको चर्चा कर चुके हैं। तो आप ज्ञान प्राप्ति में बताएंगे अगर पीपल का वृक्ष आपको कहीं दिख जाए या आपसे कहा जाए संबोधि या बोधि वृक्ष करके आपको दर्शा दिया जाए तो आप तुरंत समझ जाना यहाँ उनके ज्ञान प्राप्ति की बात की जा रही है। ठीक है, एक तरफ से घटनाओं को हम जब याद करते जाएंगे तो सारी घटनाएं हमें ये याद हो जाएंगी। और ज्ञान प्राप्ति से आगे की ओर बढ़े तो इसके बाद आ जाएगा ज्ञान प्रसार, और ज्ञान प्रसार की घटना पूछी जाती है आपसे बहुत ज्यादा। तो ज्ञान प्रसार की अगर बात करें तो ज्ञान प्रसार कौन से चिन्ह से रिप्रेजेंट होता है, शेर से। अगर महात्मा बुद्ध की बात हो रही है और कहीं शेर बना हुआ आपको दिखाई दे जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे यहाँ ज्ञान प्रसार की इसकी बात की जा रही है। इसके बाद निर्वाण और महापरिनिर्वाण के बारे में बात की जाती है। निर्वाण
के बारे में चर्चा करेंगे और महापरिनिर्वाण के बारे में चर्चा करेंगे। निर्वाण और महापरिनिर्वाण के बारे में चर्चा होगी। तो अगर निर्वाण की बात की जाए तो आप बता देंगे, कहीं भी आपको अगर पद चिन्ह देखने को मिल जाए तो आप निर्वाण से समझ जाएंगे, और अगर आपको स्तूप बने हुए समझ जाए तो आप घटना समझ जाएंगे महापरिनिर्वाण की, जिसे हम अपने पिछले लेक्चरों में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन जाता है, हम एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें, अगर डीपली क्वेश्चन बनना हो तो वो यहां से बनता है। आपसे ये पूछा जाता है महात्मा बुद्ध के अवशेषों को कितने स्थानों पर बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ आते हैं, शायद बुक्स वगैरह में भी हर तरीके की बुक्स में ये चीज प्रदान नहीं की जाती है आपको। तो इस बात से आपका ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अवशेष की बात आ जाए तो आप कहेंगे महात्मा बुद्ध के जो भी अवशेष रहे होंगे उन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया, और 8 भागों में विभाजित करने के बाद 8 जगह में 8 स्थानों पर बांट दिए गए। जैसे कि अगर बात की जाए 8, देखिए हम लिख दे रहे हैं अवशेष करके लिखा मैंने, इनके जो अवशेष पाए गए हैं या भेजे गए हैं वो 8 स्थानों पर भेजे गए हैं। नंबर 1 अगर बात करें कपिल वस्तु, तो कपिल वस्तु आप समझ गए होंगे, इनका जन्म स्थान था, वहां पहुंचना आवश्यक थे। इसके साथ साथ अगर बात करें, इनकी माता का एक वंश बताया था मैंने आपको, कोलीय वंश। कोलीय वंश या कोलीय एक स्थान रहा होगा, तो कोलीय में भेजे गए हैं, आपको ध्यान रखना। इसके बाद हमने जब कल अपने लेक्चर में पढ़ रहे थे तो हमने आपको कई बार मगध में बिंबिसार के बारे में कहानी सुनाई, इनका मिलाप बताया दोनों बार, इनका ज्ञान प्राप्ति से पहले और ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो तीसरे नंबर पे आप याद रखेंगे मगध, चौथे नंबर पे याद रखेंगे लिच्छवी। ये सारी बातें हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दी हैं। जो आज हमारा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध की कहानी, किस प्रकार जन्म हुआ, कैसे इनका माता का देहांत हुआ, किस प्रकार के पिता ने इनके लिए एक महल का निर्माण करवाया होगा, महल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, क्यों इन्होंने जो है महल के बाहर निकल के क्या क्या चीजों को देखा होगा, और किस प्रकार इनके मन में अपने गृह त्याग की बात आई होगी। ये सारी बातें हमने आपको चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जो सारी घटनाओं में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये हो जाता है कि जब इन्होंने गृह त्याग दिया होगा तो उसके बाद कहाँ कहाँ गए होंगे, किस प्रकार पहली बार कहाँ पहुंचे, दूसरी बार कहाँ पहुंचे, तीसरी बार, चौथी बार, और किसे किसे गुरु बनाया। ये सारी बातें हमने पीछे के लेक्चर में आपको क्लियर कर दी हैं। कृपया आप हमारा पीछे का लेक्चर देख सकते हैं। 4 हमने आपको चर्चा कर दी, कपिलवस्तु, कोलीय, मगध, लिच्छवी। इसके बाद 5वें में अगर बात करें तो पावा या मल हमने आपको पीछे बताया है। पावा या मल में क्या घटनाएं घटी हैं, इनकी मृत्यु के समय का समय बताया है आपको। पावा और मल के को जोड़ा है, वहां पर किस प्रकार जो है इन्हें जहर वगैरह खिलाया गया होगा, या जो मांस खिलाया गया होगा जिसमें जहर रहा होगा। इसके बाद 2 स्थान बहुत पढ़ने को मिलते हैं इनके जीवन परिचय में, मौर्य और अलकप्पे। तो मौर्य और अलकप्पे में भी इनका भ्रमण रहा है, तो मौर्य और अलकप्पे के बारे में आप याद कर लेंगे। 7वां नंबर हो गया अलकप्पे, और इसके बाद 8वें नंबर पे अगर बांटे तो हम बोल सकते हैं वही स्थान रहा होगा जहां पर हमने देखा था जो ब्राह्मणों से इनकी बहस हुई थी। इन्होंने ब्राह्मणों को अपना अनुयायी बनाया था, ब्राह्मणों को ज्ञान देने के बाद। तो आपसे पूछ ले अगर, तो आप लिखेंगे वेद द्रव्य के ब्राह्मण, जो वेदों के ज्ञाता थे, जिनसे इनकी बहस हुई थी कि आप जीवन के बारे में गलत बता रहे हैं। तो आप याद कर लेंगे वेद द्रव्य ब्राह्मण। चलिए हमने क्या सीख लिया, घटना और प्रतीक सीख ली। इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की हमने घटनाओं पे क्या क्या चिन्ह रहे होंगे, क्या क्या प्रतीक रहे होंगे, उनके बारे में बात कर ली। उसके बाद अवशेषों की बात कर ली हमने कि इनके अवशेष 8 जगह बांटे गए हैं, और सारी के सारी अवशेषों की बात कर ली। इसके बाद जो इंपोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, आपसे बिहार और स्थान पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा बिहार कौन से स्थान पर है। बिहार का अर्थ मैंने आपको बता दिया था, बौद्ध भिक्षुओं की वो स्थान जहाँ पे बौद्ध भिक्षु ज्ञान प्राप्त कर सकते हो या किसी को ज्ञान बांट सकते हो। ठीक, तो ऐसे में बिहार और आपसे स्थान बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कुछ बिहार, कुछ स्थान आपको बता देता हूं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर बिहार और स्थान की बात करें तो पहला हमने आपको खूब याद कराया था, खूब पढ़ाया था, बेड़ूवन। बेड़ूवन किसने दिया था? मगध नरेश ने दिया था, बिंबिसार ने दिया था, अपनी कहानी में हमने आपको बताया था। और बिंबिसार से इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? जो बिंबिसार की मगध की राजधानी थी राजगृह, वहां हमने बेड़ूवन के बारे में चर्चा कर ली थी। इसके बाद
बेड़ूवन से मिलता जुलता ही आपसे पूछ लेता है जेतुवन। जेतुवन भी बहुत पूछा जाता है कि जेतुवन कहाँ है। तो जेतुवन के बारे में अगर बात करें तो आप तुरंत बता देंगे जेतुवन श्रावस्ती में है आपका, श्रावस्ती। और श्रावस्ती में केवल एक ही इनका ये बिहार नहीं है, दो है। उसका दूसरे का नाम भी आपको बता दे रहा हूं। बेड़ूवन बिहार आप राजगृह याद कर लेंगे, बिहार मगध वहीं था आपका। जेतुवन श्रावस्ती, और श्रावस्ती में एक और है, उसका नाम है पुतवाराम। पुतवाराम, और इसकी चर्चा भी हम श्रावस्ती से जोड़ते हैं। तो आपको तीन याद हो गए। पहला वाला बेड़ूवन कहानी में बताया था हमने, दूसरा वाला श्रावस्ती में बताया जेतुवन, और तीसरा पुतवाराम भी आपको श्रावस्ती में हमने बता दिया। इसके बाद एक आती है इनकी शाला के बारे में बातचीत होती है, कुटाग्रशाला। तो कुटाग्रशाला की अगर बात करें तो वो है आपकी वैशाली में। तो वैशाली में क्या है, चौथी वाली आप याद कर लेंगे। कुटाग्रशाला पूछी जाती है आपसे, कभी कभी क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के पूछ लेगा कि कुटाग्रशाला कौन से धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कुटाग्रशाला कहां पर है, हमने आपसे चर्चा करी, वैशाली में है ये। चार आपको याद हो गए, दो और पढ़ाएंगे। पहले आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। हमने सबसे पहले आपको बताया बेड़ूवन के बारे में, जो मगध की राजधानी राजगृह में है। किसने दिया था, बिंबिसार ने दिया था। जेतुवन के बारे में बात करें, जेतुवन या जेतवन करके लिख के आ जाए, आप श्रावस्ती बताएंगे। पुतवाराम लिखकर आ जाए, श्रावस्ती। कुटाग्रशाला वैशाली। इसके बाद अशोकाराम और घोषिताराम के बारे में चर्चा करेंगे। अशोकाराम पाटलिपुत्र में है आपका। 5वें नंबर पे हम चर्चा करें अशोकाराम, पाटलिपुत्र में है ये आपका। और इसके बाद 6ठे नंबर पे आपसे चर्चा हो जाती है घोषिताराम की। तो घोषिताराम आपसे पूछा जा सकता है कि घोषिताराम कहाँ है, तो आप तुरंत बता देंगे घोषिताराम है कौशाम्बी में। और कौशाम्बी का नाम आपने सुन रखा होगा, इलाहाबाद साइड में ये पड़ जाता है कौशाम्बी। देखिए इतनी बात आपके क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, जिससे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद हमने आपको बौद्ध संगतियां पढ़ाई थी। और बौद्ध संगति हमने कब पढ़ाई थी, हमने एक अजातशत्रु के समय में बताई थी कि जब अजातशत्रु का शासनकाल 8 वर्ष का हो चुका था, तब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और मृत्यु होने के बाद अजातशत्रु ने सबसे पहले सभी देशों से बौद्ध भिक्षुओं को इकट्ठा किया होगा। इकट्ठा करने के बाद राजगृह में जो है आपकी पहली बौद्ध संगति कराई, जिसमें उन्हें याद किया गया। इसी प्रकार दूसरी बताई थी 100 वर्ष बीत गए होंगे, काला शौक का समय रहा होगा। इसी प्रकार अगर तीसरे की बात करें किसका समय है, चौथी की बात करें किसका समय है, इसकी बात आज हम करेंगे। हमने आपको बताया इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई है। तो आपसे कभी कभी अगर जन्म पूछ ले तो जन्म आप ध्यान रखेंगे, जन्म बता देते हैं हम आपको 583 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। 563 563 बीसी में इनका जन्म हुआ है। और 80 साल जब जिए होंगे तो इनका आप अब इतिहास के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि बैक में चलते हुए आएंगे। ठीक, तो इनकी मृत्यु जो हुई होगी, मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हो जाएगी 483 बीसी में। मृत्यु की अगर जब बात होगी तो 483 बीसी की बात हो जाएगी। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे हम बहुत ध्यान से समझेंगे चारों बौद्ध संगति के बारे में। सबसे पहले अगर आपसे कह दे बौद्ध संगति कितनी हुई है, तो आप बता देंगे 4 हुई है। हमने आपको क्या क्या याद कराया था, 4 बौद्ध संगति हुई है। सबसे पहले चारों का समय देखो, याद करें चारों का समय। एक तो मृत्यु के समय हो गई थी 483 बीसी में, लीजिए। एक मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुई है, तो कहां हुई होगी, लगभग 383 बीसी में हुई होगी। तो 383 बीसी में हुई है। तीसरी हुई है 250 बीसी में, और चौथी हुई है पहली एडी में या पहली शताब्दी में। पहले तो आप ऐसे करके याद कर लें। पहली इनकी मृत्यु के समय इन्हें याद किया गया 483 बीसी में। दूसरी हुई है इसके 100 वर्ष बाद, काला शोक का समय भी आएगा, बताएंगे। उसके बाद तीसरी 250 बीसी में, और चौथी की बात करें तो पहली शताब्दी में जाके आपकी इनकी ये बौद्ध संगतियां वही होंगी। 4 बौद्ध संगतियां, चारों के बारे में हमने याद कर लिया। इसके बाद बात आती है अब किसने कराई, तो इस तरीके से याद कर लेंगे आप, एके 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 एके
ए फॉर अजातशत्रु, के फॉर कालाशोक, फिर ए फॉर अशोक और के फॉर कनिष्क। एक एक करके हमने याद करा। ए के पहली वाली अजातशत्रु, दूसरी वाली कालाशोक। इसका एक नाम और बताया था हमारे पीछे वीडियो में, देखिए उसका इतिहास बताया था। कौन सी किताब, कौन सी बौद्ध धर्म की चर्चित किताब बताती है और कौन सी जैन धर्म की चर्चित किताब बताती है इनके बारे में। इसके बाद अशोक के समय में हुई तीसरी। जब आप याद करेंगे तो आप इस तरीके से याद कर लेंगे कि सर ने बताया था ए इसका मतलब पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी पर अशोक आए होंगे और चौथी पर आएंगे आपके कनिष्क। इनके बारे में सबसे पहले आपको ये याद हो जानी चाहिए। चारों कब कब हुई, किसके समय में हुई, ये याद हो गई। इसके बाद हम स्थान याद करेंगे, स्थान के बारे में याद करेंगे। आरवीपी के, एके आरवीपी के, एके आरवीपी के, आरवीपी के स्थान की बात करी हमने। आरवीपी के, आर का मतलब राजगृह हमने बोला आपको। वी फॉर वैशाली, सेकंड वाली कहां हुई है, वैशाली में हुई है, वैशाली। थर्ड की बात करें तो थर्ड हो जाएगी आपके राजगृह, नहीं सॉरी, पी फॉर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और चौथी की बात करें कश्मीर या कुंडल वन करके लिखकर आ जाए। इसका इतिहास हम आगे पढ़ाएंगे आपको, कश्मीर या कुंडल वन, कि कैसे कैसे इसका नाम कुंडल वन पड़ा है और किस तरीके से इसे कश्मीर बोला गया होगा। तो अगर आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू बनाए रहेंगे तो बहुत सारी बातें आपको जो आपकी वास्तविकता रही होंगी इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद जो आप नहीं पढ़ते आप उसके बारे में चर्चा करेंगे इनके अध्यक्षों के बारे में। देखो राजा खुद तो अपने आप पौसंगति में शामिल होगा नहीं, एक तरीके से खुद तो काम कराएगा नहीं, वो केवल बैठ जाएगा, बैठ के आगे देखता रहेगा। वो किसी ना किसी तरीके से किसी को अध्यक्ष या उसका उपाध्यक्ष बना देगा। ये आपसे बहुत पूछे जा सकते हैं। वो आपसे पूछ ले पहले में कौन थे, दूसरे में कौन थे, तीसरे के उपाध्यक्ष कौन थे, चौथे के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद कर लेना एमएसएमबी, एमएसएमबी, ठीक है। हमने याद करा क्या, एके आरबीपी के, एमएसएमबी, एमएसएमवी। अब इनके बारे में समझेंगे ध्यान से। एमएसएमवी, ये अध्यक्ष की बात हो रही है, यहां पर अध्यक्ष की बात हो रही है। यहां हमने स्थान के बारे में चर्चा करी, यहां हमने उन शासकों के बारे में चर्चा करी या राजा के बारे में चर्चा करी, और यहां पर हमने उनका समय बताया, और यहाँ पे हमने उनका जो है क्रम संख्या बता दी कि कितनी हुई है। देखिए आपको तीन चीजें तो बिल्कुल आसानी से याद हो गई, कब कब हुई। अब अध्यक्ष के बारे में आप याद करेंगे। पहला अगर पूछ ले तो पहले बारे में एम फॉर होता है महाकश्यप, महाकश्यप। पहला वाला एम फॉर क्या हो जाएगा आपका, महाकश्यप के बारे में आप ध्यान रखेंगे। एस के बारे में आपसे पूछ ले तो उसका बताएंगे एम फॉर महाकश्यप, एस फॉर सर्वकामीर, सर्वकामीर। तो एस फॉर हो जाएगा आपका सर्वकामीर। दो याद हो गए, एम फॉर महाकश्यप, एस फॉर सर्वकामीर। और फिर एम आया, अब इसमें आ जाएगा मोगलीपुत्र टिस, मोगलीपुत्र टिस। देखिए एक बात और बता दें, मोगलीपुत्र टिस का इतिहास हम अशोक के समय में पढ़ाएंगे। उस समय आपको कि मोगलीपुत्र टिस रियल में थे कौन, और इन्हीं सी व्यक्ति की वजह से जो है एक इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला हमें, जिसे हम इतिहास में याद करते हैं जिस राजा को, वो इसी की वजह से कहीं ना कहीं पढ़ा जाएगा हमारा। तो हम जब आपको आगे इनके बाद ये खत्म करने के बाद नए धन के बारे में चर्चा करेंगे, या हम इसी चीज को अपने मगध महाजनपद को आगे जब कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आपको बताएंगे कि हमने आपको ये दोनों चीजों पर चर्चा उस समय की थी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब हम आपको पढ़ा रहे थे कालाशोक और अजातशत्रु के बारे में, तो दोनों बहुत संगतियां वहीं पर समझा दी थी आपको। जिन्होंने हमारे पीछे के हमारे अगर लेक्चर देखे तो वो सारी बातें समझ गए होंगे कि सर जब पढ़ाते थे उस समय तो सर ने बताया था ये चीजें जो है आगे जाके एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी। तो अध्यक्ष के बारे में बात करी, पहले अध्यक्ष है महाकश्यप, दूसरे हैं सर्वकामीर, तीसरे हो गए मोगलीपुत्र टिस।
और चौथे में हमने लिखा है MSMV, वी फॉर होता है वसुमित्र। तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष रहे होंगे। कभी कभी उपाध्यक्ष पूछ ले तो आप बताएंगे अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष रहे हैं। अश्व घोष बच्चे पढ़ लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कल को मुझसे कहें कि सर आपने अश्व घोष, हमने तो किताबों में से पढ़ा है, तो अश्व घोष ने इनकी उपाध्यक्षता की थी, अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे। ठीक है, तो वी फॉर आ जाएंगे आपके वसुमित्र। आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। और उपाध्यक्ष मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, उपाध्यक्ष में आपको मैंने बता दिया अश्व घोष। तो आज के वीडियो में हमने बहुत इंपोर्टेंट बातें पढ़ ली, घटना प्रतीक पढ़ ली है, उनके अवशेष कितने भागों में बांटे गए, कहां कहां बांटे गए होंगे, वो 8 हमने स्थान पढ़ लिए। उसके बाद हमने बिहार पढ़ लिए कि कौन कौन से इनके बिहार थे, और उसके बाद इनकी 4 हमने चारों की चारों क्या पढ़ ली, बहुत संगतियां पढ़ ली। अब एक बात आपको चलते चलते हम बता दें, कल का लेक्चर हमारा कोई मिस ना करे, क्योंकि कल के लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार इन बौद्ध संगतियों में क्या क्या लिखा गया था, किस प्रकार इन बौद्ध संगतियों के कारण पटक बने, धम्म बने। तो पटक और धम्म भी इससे ही चर्चा में आएंगे। पटक धर्म के साथ साथ किस तरीके से इनकी मृत्यु के बाद इनका धर्म 2 भागों में, हीनयान या महायान में बटा होगा, लोगों की क्या संस्कृति रही होगी, उनके क्या सोच विचार रहे होंगे, इस बात को पढ़ते हुए जो चैप्टर में इसमें टॉपिक में जो भी बचा होगा उस चीज को कंप्लीट करते हुए कल इस टॉपिक का हम अंत कर देंगे। महात्मा बुद्ध के हमारे पीछे लगभग 3 या 4 वीडियो बन चुके हैं, कृपया उन्हें एक बार देख लें, जिससे महात्मा बुद्ध का संपूर्ण जीवन परिचय आपको याद हो जाए। ऐसा जीवन परिचय जो किताबों में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उनके बारे में जानकारी नहीं होती, आज हम पूरी जानकारी ले लें। इसके बाद जब हम आगे महाजनपद के बारे में फिर से चर्चा करना स्टार्ट कर देंगे, मगध के बारे में, उसके बाद कौन कौन से राजा आए होंगे उनके बारे में चर्चा होगी। उसी के साथ साथ हम जब चर्चा करेंगे तो वहां पे हम आपको जैन धर्म से जोड़ देंगे, और जैन धर्म के बारे में वो ऐसी चर्चा करेंगे जिससे हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाते सही से। तो जैन धर्म हमें क्या बताता है, कहीं कहीं वेद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपस में एक ही तरीके की बातें करते हैं, तो वो क्या करते हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आज हमारा आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।